नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री ने मीडिया को सवालों का जवाब देने की बजाय उसे दर्शन देने का निर्णय किया। दर्शन कर दरबारी मीडिया कृत्य हुआ। सवालों का जवाब न देकर भी मस्त रहने का भरोसा प्रधानमंत्री को इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि दरबारी मीडिया उनकी जेब में है। यह मीडिया उनसे सवाल करने की बजाय उनकी मिजाज पुरसी पसंद करता है। न्यूज लॉन्ड्री मीडिया को इस सरकारी चंगुल से बाहर निकालने का एक प्रयास है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर आप हमारा सहारा बन सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चारों तरफ लाक्षागृह में हुए आयोजन की चर्चा थी। लेजर लाइट शो, दस्तरखान पर सजे भांति भांति के व्यंजन, मेहमानों की आमद रफ्त, बयानों की रेलमपेल थी। धृतराष्ट्र को पता था कि डंकापति ने हस्तिनापुर में बीते दिनों कुछ ऐतिहासिक कारनामा किया है। संजय की पोटली भी अनगिनत खबरों के बोझ से फटने को आ रही थी। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर से आ रही खबरों को लेकर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे। जो उनके मन में था वही वो संजय के मुख से पूरे दरबार को सुनाना चाहते थे। सो उन्होंने संजय की ओर विस्मयादि बोध से सिर घुमाया। उनके शब्द थे, डंकापति के राज में कैसा धूम धड़ाका चल रहा है। संजय को धृतराष्ट्र के इस तंज से थोड़ा झुंझलाहट हुई। उन्होंने सीधा धृतराष्ट्र के सामने हस्तिनापुर का एक दृश्य खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, यह क्या माजरा है? संजय ने कहा, महाराज, डंकापति के मेट गाला शो में यह दृश्य साकार हुआ और जैसे ही साकार हुआ वहां पर बापू की एक आकाशवाणी भी प्रसारित हुई। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज चली आएगी। धृतराष्ट्र सकपका गए। यह तो बापू की समाधि है, वहां पर कैसा मजमा लगा है। संजय ने कहा, लगता है डंकापति ने अब दिल से माफी मांग ली है। उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, अरे छोड़ो, तुम क्या जानो डंकापति को। कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं उन्होंने। तमाम दिल और दिमाग से माफी मांगने वाले उनके आगे पीछे पानी भरते हैं। तुम तो आगे का हाल सुनाओ। संजय समझ गए कि आज धृतराष्ट्र के सिर पर डंकापति का भूत सवार है। सो उन्होंने थोड़ा पीछे से बात का सिरा खोला। ऐसा लगता है महाराज कि जल्द ही डंकापति अपने साम्राज्य का नाम आर्यावर्त कर देंगे। धृतराष्ट्र ने टोका, तुम्हारे ऐसा सोचने की वजह क्या है? संजय ने कहा, पहली वजह तो यह कि सनातन पर लगातार हो रहा द्रविड़ों का हमला है। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। धृतराष्ट्र ने पूछा, और दूसरी वजह? संजय ने कहा, दूसरी वजह डंकापति का विपक्ष। वह जब से इंडिया नाम लेकर आया है तब से डंकापति और उनके शागिर्द थोड़ा हड़बड़ाए हुए हैं। I.N.D.I.A अलायंस। संजय जारी रहे। इसी हड़बड़ाहट में डंकापति ने राष्ट्र का नाम भारत कर दिया है। देश का नाम भारत हो या इंडिया, इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस की शुरुआत G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए एक न्योते से हुई है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अब संविधान से इंडिया शब्द हटा देगी? क्या अब हमारे देश का एक ही नाम होगा, भारत? इशारों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बदलने वाला है देश का नाम? क्या भारत से हट जाएगा इंडिया? आज पूरे देश में यही चर्चा चल रही है कि क्या देश का नाम बदलने जा रहा है और क्या देश को अब इंडिया नहीं सिर्फ और सिर्फ भारत ही कहा जाएगा। धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर बोले, यह तो बड़ा अच्छा किया डंकापति ने, पर तुम्हारे आर्यावर्त वाले नाम से इसका क्या लेना देना? संजय बोले, यही तो चिंता है महाराज। डंकापति हर काम रिएक्शन में कर रहे हैं इन दिनों। विपक्ष ने इंडिया नाम रखा तो उन्होंने नाम बदलकर भारत कर दिया। अब विपक्ष अपना नाम बदलकर भारत रखने की सोच रहा है। ऐसे में डंकापति के सामने एक ही विकल्प शेष है, आर्यावर्त। धृतराष्ट्र बोले, छोड़ो ये सब, नाम में क्या रखा है, ये बताओ कि हस्तिनापुर में क्या हुआ। सुना है खूब नाच गाना हुआ।
संजय बोले, बस पूछिए मत महाराज। नाच गाने का आलम यह रहा कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में नेताजी की पार्टियों में लौंडा नाच होता है, वैसे ही हवाई अड्डे पर मेहमानों के स्वागत में हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया गया। ओमान वाले राजा के सामने नाबालिग छोटी उम्र की लड़कियों ने सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। और जब महाबली बाहुबली डंकापति से मिलने पहुंचे, तब जो स्वागत संगीत बजा, उसका मजमून कुछ यूं था कि मैं तुम्हारे शरीर की संरचना के प्यार में लीन हूं। जानकार कहते हैं कि महाबली इस गाने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खासकर आयोजकों को इस बात की बधाई दी कि गाने के कामुक बोल में जिस तरह से सारे गामा धानी सापा मिलाकर कामुकता को शास्त्रीयता प्रदान की गई, वह रचनात्मकता का चरमोत्कर्ष है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, महाबली से बाहुबली डंकापति के मिलन ने क्या क्या गुल खिलाया? संजय ने कहा, इजाजत हो तो एक कहानी सुना दूं महाराज। धृतराष्ट्र ने कहा, सुनाओ। संजय ने सुनाना शुरू किया। महाबली राजा बाहुबली राजा के देश में घूमने के लिए आने वाला था। महाबली का पूरे विश्व में सिक्का चलता था, मगर बाहुबली उससे तू तड़ाक में बातें करता था। इससे महाबली और बाहुबली की गहरी मित्रता का पता चलता था। दौरे पर बाहुबली ने महाबली का बहुत ख्याल रखा। फुल प्रूफ प्लान बना। स्वागत कार्यक्रम की रूपरेखा को फाइनल टच देने के लिए अंतिम मीटिंग बुलाई गई। वहां पर मंत्री बाहुबली से बोला, महाराज एक कठिनाई है। बाहुबली ने पूछा, कैसी कठिनाई? मंत्री ने कहा, महाराज आपके परम मित्र का स्वागत समारोह जिस मैदान में रखा गया है, उसके रास्ते में एक गंदी बस्ती पड़ती है। यह कहकर मंत्री चुप हो गया। राजा सोच में पड़ गया। समारोह में कुछ ही दिन शेष थे। आखिर मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। तभी बाहुबली का सेनापति जोश में बोला, महाराज आदेश हो तो बस्ती पर बुलडोजर चला दूं। मंत्री ने सलाह के अंदाज में कहा, अब तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी हो सकती है। मंत्री का पॉइंट सॉलिड था। राजा ने मंत्री से सहमति जताते हुए अपना शरीर थोड़ा सा ऐंठा और फिर बोला, हमें वो करना चाहिए जिसमें हमें महारत हासिल हो। मंत्री समझकर मुस्कुराने लगा। सभा बर्खास्त हुई। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद मंत्री और सेनापति का अमला बस्ती की ओर बढ़ने लगा। बस्ती पहुंचकर सेनापति ने देखा वहां बहुत सारे मजदूर खड़े थे। मंत्री ने हुंकारते हुए कहा, यहां से वहां तक, बोले तो जहां तक बस्ती फैली है वहां तक दीवार उठा दो। देखते ही देखते बस्ती के सामने दीवार उठने लगी। बस्ती से एक बुजुर्ग निकला और मंत्री से पूछा, दीवार क्यों उठ रही है? मंत्री ने कहा, हम आदमी को ऊपर नहीं उठा सकते, इसलिए दीवार को उठा रहे हैं। बुढ़ा चुपचाप कोने में बैठकर बीड़ी का कश खींचते हुए उठती दीवार देखने लगा। सेनापति को जिम्मेदारी सौंप मंत्री महल लौट गया। इधर बस्ती के सामने दीवार उठने लगी, बस्ती छुपने लगी। इस बस्ती तक कोई आए या ना आए, थोड़ी सी हवा और रोशनी जरूर आती थी। अब उसका भी गला घोंटा जा रहा है। बस्ती के बाशिंदों में हलचल थी। किसी ने बाहुबली को कोसा, किसी ने महाबली को कोसा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने भाग्य को कोसा। बस्ती का एक युवक गुस्से में बोला, राजा तो बहुत निकला, दीवार उठा रहा है। सेनापति का ध्यान युवक की ओर गया। क्या कहा तूने? इतने में युवक का बाप बीच में ही बोल पड़ा, मालिक ये कह रहा है कि महाराज बहुत दयालु हैं। सेनापति ने शंकालु नजरों से दोनों को देखा, फिर बोला, वैसे बुढ़ऊ तुम्हारा लौंडा सही बोल रहा है, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। देखो तुम लोगों की जगह दीवार को उठा रहे हैं। इसके बाद सेनापति जोर से हंसा। सिपाही भी समवेत हंस दिए। देखते ही देखते दीवार उठ गई। अब बस्ती थी भी और नहीं भी। कथा अभी समाप्त ही हुई थी कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछ लिया, ये बताओ डंकापति ने इतना भीषण आयोजन करवाया, उसकी कोई अंदरूनी सूचना भी है तुमको? संजय ने कहा, है ना महाराज, बिल्कुल है। डंकापति ने हस्तिनापुर का माहौल एकदम किम उन जोंग टाइप कर दिया था।
धृतराष्ट्र ने इस उत्तर की विस्तार से व्याख्या की मांग रखी। तब संजय ने कहा, दरअसल हस्तिनापुर की सड़कें डंकापतिमय हो गई थी महाराज। लग ही नहीं रहा था कि उनकी सरकार में कोई और नेता भी है। वैसे तो आयोजन कुल 20 देशों का था, लेकिन चारों तरफ तस्वीरें सिर्फ डंकापति की थी। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स जो कि अलग अलग फॉर्म में हैं, चाहे वो बिलबोर्ड के फॉर्म में हो, पोस्टर्स के फॉर्म में हो, डिजिटल पोस्टर के फॉर्म में हो और कहीं पर आकृति के फॉर्म में हो, उन सब की अगर संख्या की बात करें तो उनकी कुल संख्या होती है 236 इस 12 किलोमीटर के रेंज में। 963 में से 236 पोस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। धृतराष्ट्र ने मुंह से कुछ फुसफुसाया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तब संजय ने माहौल को सहज करते हुए कहा, दरअसल डंकापति ने अपना सारा फोकस 2024 पर टिका दिया है। लगे हाथ संजय ने एक स्पष्टीकरण भी जोड़ दिया, यह बात मैं नहीं कह रहा महाराज, यह तो एक विदेशी बोल रहा है। This summit in Delhi, the whole event threatens to be overshadowed actually by Prime Minister Modi and by India. And we talk about how he's been attracting a lot of criticism from the opposition and generally critics, saying that he's using this event as almost a way to start campaigning early for elections here in India, which are likely to be held in about 8 or 9 months or so. धृतराष्ट्र ने कहा, ये विदेशी सहाफियों को डंकापति से इतनी मिर्ची क्यों लगती है? संजय ने कहा, इसकी वजह शायद ये है महाराज। संजय जारी रहे, चाहे जो हो, डंकापति के लाक्षागृह में चकाचौंध पूरी थी। एकदम दरभंगा के डीजे चंदन के नाइट पार्टी वाला माहौल था। डीजे 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 रवि खेसारी, रवि खेसारी। पूरे हस्तिनापुर को इसी डीजे नाइट वाले चकाचौंध में रंगा गया था महाराज। धृतराष्ट्र को कुछ शंका हुई कि संजय इस झालर मालर पर इतना जोर क्यों दे रहा है। उन्होंने पूछ लिया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? तब संजय ने कहा, महाराज, डंकापति के आयोजन में जो घोषणाएं की गई उनमें एक योजना यह भी थी। यूरोपीय आयोग ने शनिवार को G20 देशों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने के वैश्विक लक्ष्यों को लेकर सहमति जताएं। संजय जारी थे, एक तरफ धरती की चिंता, दूसरी तरफ ये शोशेबाजी। डंकापति का ऊर्जा मंत्रालय कहता है कि आर्यावर्त की 56% से ज्यादा बिजली कोयला फूंक कर बनाई जाती है। राष्ट्र के बहुत बड़े हिस्से को ठीक से बिजली मिलती तक नहीं है। लालटेन की रोशनी में पढ़ने वाले हम जैसे लोगों को यह बहुत अश्लील प्रदर्शन लगता है महाराज। धृतराष्ट्र संजय के इस बयान पर थोड़ा ठिठक गए, फिर बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आयोजन ही इतना बड़ा है कि थोड़े बहुत प्रदूषण से क्या फर्क पड़ता है। तुम तो जानते ही हो डंकापति की नफासतें। संजय ने बीच में ही टोक दिया, नफासत तक तो ठीक था महाराज, लेकिन इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद अगर मंडप में बाढ़ आ जाए तो बारात का मजा किरकिरा हो जाता है। अब धृतराष्ट्र थोड़ा सतर्क हो गए। उन्होंने पूछ लिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। संजय ने कहा, बिल्कुल महाराज, जिनके घरों में पानी मैसर नहीं होता उनके घरों को ढकने के चक्कर में डंकापति इतना बिजी हो गए कि अपने मंडप को पानी से बचाने की सुध ही नहीं रही। किरकिरी हो गई महाराज। यह सुनकर धृतराष्ट्र के अंदर बैठा सामंत बोल उठा, ऐसा नहीं है संजय, इंद्रदेव डंकापति की परीक्षा ले रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि डंकापति का पूरा जीवन परीक्षा देने में गुजरा है। वो सिर्फ परीक्षा देते हैं, परिणाम की परवाह नहीं करते। संजय ने दबी जुबान में कुछ कहा। उनके कहे का मजमून यह था कि परिणाम की परवाह नहीं करते, इसीलिए डिग्री का मामला अभी तक फंसा हुआ है। इसके बाद संजय ने चट से अपनी आवाज ऊंची कर दी, और कुछ हो न हो महाराज, लेकिन डंकापति ने एक बार फिर से लॉकडाउन की याद दिला दी है। धृतराष्ट्र डंकापति की इस प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, और क्या हुआ? तब संजय ने कहा, पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया था डंकापति ने। आलम ये कि वो हस्तिनापुर के प्रहरी जिनके नाक के नीचे बलवा हो गया, 50 से ज्यादा लोग मारे गए और उनसे संभाला न गया, उन प्रहरियों को पेड़ों और गमलों की सुरक्षा में लगा दिया गया। हस्तिनापुर की सुरक्षा में तैनात एक वरिष्ठ प्रहरी का यह बयान सुनिए। अपराधियों और असामाजिक तत्वों की पहचान करने के अलावा बीट पेट्रोलिंग स्टाफ को फुटपाथ के आसपास मौजूद लोगों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। जहां
गमले में पेड़ और फूल रखे गए हैं। वे ऐसे फुटपाथों के पास रुकने वाले किसी भी वाहन चालक से पूछताछ करेंगे। यदि बीट पुलिसकर्मी किसी गमले को क्षतिग्रस्त पाते हैं या चोरी का मामला पाते हैं तो इसे तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। वरिष्ठ अधिकारी संबंधित एजेंसियों को नए गमले लगाने के लिए सचेत करेंगे। हस्तिनापुर के प्रहरियों को सौंपी गई इस जिम्मेदारी से धृतराष्ट्र का मन द्रवित हो गया। इसी द्रवित मन से वह उठे, डंकापति को शानदार मेट-गाला शो की बधाई दी और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। G20 का शिखर सम्मेलन पिछले हफ्ते दिल्ली में संपन्न हुआ। छोटे मोटे खींचतान के अलावा पूरा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सबको इसके लिए बधाई दी। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। यह बधाई बहुत संक्षेप में आई। मीडिया से प्रधानमंत्री की दूरी और कड़वाहट का मुजाहिरा यहां भी दिखा। कायदे से प्रधानमंत्री को इतने बड़े आयोजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के जरिए देश को इसके हासिलात और उपलब्धियों की जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री इस सब में यकीन नहीं रखते। उन्होंने मीडिया वालों को देवता के शुभ मुहूर्त वाला दर्शन देना ज्यादा मुनासिब समझा, जो सभी भक्तों को 5 सेकंड के लिए उपलब्ध था। इसके बाद शुभ मुहूर्त की बेला खत्म हो गई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए, और वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। श्वेता, बिल्कुल करीब से ही मैं चाहूंगी, हिमांशु हमारे कैमरामैन वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे बिल्कुल करीब से। सुधीर, मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा आगे आ जाएं। श्वेता, आमतौर पर क्या होता है, मीडिया को अवॉइड करते हुए चलते हैं जब नेता आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सबसे मुलाकात। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। देवता के दर्शन पाकर धन्य हुए शिरोमणि ने यह पूछना या फिर बताना जरूरी नहीं समझा कि प्रधानमंत्री इतने बड़े आयोजन के बाद भी मीडिया से बात करने की बजाय दर्शन देकर कृतार्थ क्यों कर रही हैं। वो धन्यवाद देने के लिए ही आए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था और मीडिया ने इसको जो 24 घंटे कवरेज दिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, इनको बहुत लंबा चलना है। बहुत जी 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 बिल्कुल बहुत लंबा है, और ऐसा मीडिया सेंटर इतना बड़ा कभी होगा भी नहीं। यह बात तो ठीक है कि मोदी जी को अभी बहुत दूर तक जाना है, लेकिन मीडिया से इतनी दूरी ठीक नहीं। मीडिया से दुश्मनी इतनी गहरी कि अमेरिका समेत तमाम दीगर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए और बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लौट गए। किसी को मीडिया से बात करने की मनाही। भले ही मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पेट में बोलने की अपच हो गई थी। सो उन्होंने अपने पायलट से कहा, जहां उतरने की जगह मिले वहीं पर उतर जाओ, बोलने की उल्टी आ रही है, पेट फटा जा रहा है। पायलट ने वियतनाम में जहाज उतार दिया। हनोई में प्रेस से बात हुई। बाइडेन ने अपने भड़ास निकाली, फिर आगे के लिए रुखसत हुए। And as I always do, I raise the importance of respecting human rights and the vital role of civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. खैर, मोदी जी को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब हम इस सफल आयोजन के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी देशों के बीच सहमति बनी, उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता रही यूक्रेन रूस संघर्ष पर एक साझा बयान। यह मुद्दा पश्चिमी देशों और रूस के बीच टकराव की बड़ी वजह था और भारत के सामने इसके बीच से रास्ता निकालने की चुनौती थी। भारत ने यह काम बहुत शानदार ढंग से अंजाम दिया। अंतिम घोषणा में रूस ने भी खुद को विजेता बताया और पश्चिमी देशों ने भी खुद को विजेता बताया। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। भारत की दूसरी सफलता रही भारत मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप तक एक साझा आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉरिडोर योजना का घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। इसे आधुनिक युग का नया स्पाइस रूट बताया जा रहा है। राजनयिक हलकों में इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत महत्वपूर्ण विकल्प बताया जा रहा है। इसी तरह भारत में हुए G20 सम्मेलन की एक और उपलब्धि यह रही कि अब से यह G20 की बजाय G21 हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की। अफ्रीकी यूनियन 55 अफ्रीकी देशों का संघ है। इसके G20 में शामिल होने से भारत की ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा को ताकत मिलेगी। इन उपलब्धियों के आगे हुड़कचुल्लुओं की गधापचीसी रही, जो निर्बाध निरंतर जारी रही। मसलन इतने बड़े आयोजन के मौके पर जब समझने और समझाने के लिए अनगिनत मुद्दे थे, तब तिहाड़ शिरोमणि ने मन की बकवास सुनाई। ये समिट इसलिए भी अलग है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने समिट को इंडिया का नहीं बल्कि भारत का समिट बना दिया है, और इंडिया को अब वो वापस भारत बना रहे हैं और इस भारत से दुनिया का परिचय करा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब G20 के मंच पर देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा गया। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां बैठे हुए हैं, यहाँ इंडिया नहीं लिखा है, यहाँ भारत लिखा है। और मैं तो आपसे भी आज ये कहूंगा
कि आप भी अपने जीवन में ये बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पार्लियामेंट में जाकर कोई नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी से जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो दिल से निकलने वाली आवाज है। इसलिए पहले G20 या पहले इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय समिट हुआ करते थे, उनमें देश के लिए इंडिया नाम का उपयोग ही हुआ करता था। अब देखिए पुराना 2022 में जो बाली में समिट हुआ था, वहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने लिखा हुआ है इंडिया। देखिए इंडिया लिखा हुआ है। और आज जो है जब भारत इस समिट की अध्यक्षता कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत लिखा है। मतलब एक तरफ इतने महत्वपूर्ण फैसले और ऐलान हो रहे थे, लेकिन इनके पास दिखाने के लिए यही सांप्रदायिकता का सिलेबस था। पिछले हफ्ते एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। हिंदू धर्म और सनातन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक विस्फोटक बात कह दी। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். इस बयान के बाद इंडिया अलायंस में पल्ला झाड़ने की होड़ मच गई। बाद में उदयनिधि ने भी अपने बयान पर सफाई जारी कर कहा कि उनका बयान धर्म को समाप्त करने का नहीं, बल्कि उसमें व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का था। बेहतर होता कि उदयनिधि पहले ही अपनी जुबान को तोल मोल कर बोलते, लेकिन उदयनिधि के बहाने एक जरूरी और बहुत पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है। हिंदुओं के बीच आर्य और द्रविड़ परंपरा में खींचतान का लंबा इतिहास है। उदयनिधि के बयान, खासकर सफाईनामे के बाद, यह बात और अच्छे से साबित हुई कि धर्म के भीतर सुधार और कुरीतियों से मुठभेड़ की एक स्वस्थ परंपरा रही है। इसके बिना कोई भी धर्म, पंथ, मजहब सड़ने लगता है। लेकिन उदयनिधि के बयान के बाद हमारे हुड़क चुल्लू एंकरों ने गदर काट दिया। क्या इंडिया यानी INDIA गठबंधन के नेताओं में हिंदू और सनातन धर्म को कोसने का एक कंपटीशन चल रहा है? अब सनातन को 2024 में खत्म कर देगा क्या इंडिया गठबंधन? मोदी को हराने के लिए सीक्रेट प्लान का हिस्सा है क्या ये हिंदू विरोध? जिस अधिकार के साथ और जिस गुरूर के साथ उदयनिधि आप सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, किसी और धर्म के खिलाफ वही कॉन्फिडेंस, अधिकार और गुरूर दिखा पाएंगे? सनातन जो छूट आपको देता है, किसी और धर्म में वही छूट आप पाएंगे? सनातन धर्म को लेकर जो कहा वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि हैरान कर देने वाला है, भड़काने वाला भी है, उकसाने वाला भी है, और बीजेपी से नरसंहार के लिए उकसाने वाला भी बता रही है। तिहाड़ शिरोमणि ने इस मौके पर कहा कि यह तो बहुत बुरा है कि जब सनातन खतरे में है तब कोई बोल ही नहीं रहा, सब चुप क्यों हैं? लेकिन आज कोई भी ये नहीं कह रहा कि सनातन धर्म भी खतरे में है। लेकिन आज कोई भी ये नहीं कह रहा कि सनातन धर्म भी खतरे में है। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या सनातन धर्म हमारे अपने ही देश में खतरे में आ गया है? अब इन्हें भी याद दिलाने की जरूरत है कि ये स्वयं हमेशा सिर्फ इसी विषय पर ज्ञान देते रहते हैं कि कैसे सनातन खतरे में है। आज धर्मनिरपेक्षता की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाल दी गई है, और आज हिंदुओं के लिए धर्मनिरपेक्ष रहकर ऐसे मुद्दों पर भारत के मुसलमानों का समर्थन करना जरूरी माना जाता है, जबकि हमारे देश के बहुत सारे लोग हिंदुओं की हत्याओं पर कुछ नहीं कहते। और ये वाकई एक धर्म युद्ध बन चुका है। और कैसे, आज हम आपको समझाएंगे। इसमें एक तरफ दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान हैं जो बिल्कुल एकजुट हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उनका धर्म उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है। और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं जो बिल्कुल खंडित हैं। अगर आप पूरे भारत पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे भारत में ही हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। नक्शे में जहां जहां आपको नीला रंग दिख रहा है, वहां वहां हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। और जहां गहरा नीला रंग है, कश्मीर में हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या होती है, तो नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू इस पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते। वहां की तो बात छोड़िए, हमारे देश में रहने वाले हिंदू भी नहीं करते। शायद शिरोमणि को चिंता इस बात की हो कि कोई भी उनका साथ क्यों नहीं दे रहा। इधर सनातन पर मसला आया तो सस्ता वाला शिरोमणि सस्ती वाली शायरी की दुकान खोलकर बैठ गया। कि सनातन के खात्मे की बात करना, सफाई की बात करना हिंदुओं के नरसंहार के लिए उकसाए जाने जैसा है। हिंदुओं से हेट, सनातन टारगेट। वोट बैंक की मजबूरी, सनातन को गाली है जरूरी, उनकी मजबूरी हो सकती है। तुष्टीकरण की मजबूरी, सनातन पर अटैक है जरूरी। सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा, इंडिया का एजेंडा। सनातन पर प्रहार प्रचंड, भारत देगा दंड। सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा है, वही इंडिया गठबंधन का असली एजेंडा है। सस्ती शायरी की इस खुशनुमा महफिल में एक शेर मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, गौर फरमाइए। कि चिचिंडे का पेड़ है, गौर फरमाइएगा, कि चिचिंडे का पेड़ है किसी चंदन से कम नहीं, और नफरत का पेड़ हमारा अमन किसी भूसंडे से कम नहीं।
शायरी साभार भुसंडारेडियो.com। अब आप लोग इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते कोई विशेष रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक बयान सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। संघ इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भेदभाव भले ही नजर नहीं आता, लेकिन आज भी यह समाज में व्याप्त है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि समाज के सवर्ण तबके में आरक्षण को लेकर नासमझी और अज्ञानता का भीषण प्रकोप फैला हुआ है। उन लोगों को संघ प्रमुख का यह बयान सुनना और समझना चाहिए। देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है, लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।